वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा होगा, ये यूपी बोर्ड 2023 के प्रश्न पत्र, जिसकी हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन इसके बता रहे हैं। इसके सारे आंसर आपको पूरी अच्छी तरीके से कैसे एग्जाम में लिखे जाते हैं उसको लिख के भी बता रहे हैं। तो इससे पहले हमने 2 वीडियो इसकी बनाए हुए हैं, एक बहुविकल्पी का और दूसरा इसके एक क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 और 24 करेंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान के 23 और 24 तक क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद हम रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि जो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए, ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ओमआर शीट को कैसे भरते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो सके। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी यूपी बोर्ड की तैयारी हम करा रहे हैं उसमें आप एक अच्छा खासा तैयारी करके अच्छे खासे नंबर से पास हों। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 22 तक चीज़ों को बता चुके हैं। देखिए, ये शुरू होता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध के समांतर संयोजन के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, उसके बाद दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा प्रतिरोध में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमसे ये पूछा गया प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के किन्हीं 2 लाभ को बताइए। तो लाभ हमें बताना है। तो सबसे पहले जब हम आंसर लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमें लिखना है। तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 23। ठीक है ना, ये प्रश्न उत्तर संख्या क्या हो गई, 23 हो गई। आप पूरी अच्छी हैंड राइटिंग में चीज़ों को लिखिएगा, हैंड राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए। और यहाँ पर हम रेड कलम का यूज कर रहे हैं, आपको रेड कलम का यूज नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, हम चीज़ों को यहाँ पर समझा रहे हैं तो रेड कलम का यूज कर ले रहे हैं, लेकिन आपको ये रेड कलम का यूज बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है ना, नहीं तो आपका वो कॉपी क्या हो जाएगा, जाँच नहीं होगा। ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा यही गया है कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के किन्हीं 2 लाभ को बताइए। तो समांतर संयोजन के लाभ आप हेडिंग बनाएंगे और उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समांतर संयोजन के लाभ। तो हेडिंग हमारा होगा समांतर संयोजन के लाभ, समांतर संयोजन के लाभ, जन के लाभ। देखिए, इसमें 2 ही लाभ लिखना है, तो आप 2 ही लाभ लिखेंगे, ये नहीं कि आप ज़्यादा लिखेंगे। तो पहला लाभ इसमें क्या है, पहला लिखिए। देखिए, समांतर क्रम संयोजन के अगर लाभ की बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न भिन्न होने की वजह से भिन्न भिन्न होता है, ये लिख दीजिए, भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण सभी उपकरणों को आवश्यकता अनुसार धारा प्राप्त होता है। ठीक है ना, होता है, यानी जिस उपकरण की जितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उसे धारा प्राप्त होती है। दूसरा लाभ, इसके दूसरे लाभ क्या है, तो समांतर क्रम संयोजन में किसी एक उपकरण, अब यहाँ पर उपकरण से सेंस यह है कि विद्युत परिपथ के किसी भी पार्ट में अगर एक साइड में क्या होती है, कोई खराबी होती है, तो दूसरी साइड में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो समांतर क्रम संयोजन में किसी एक उपकरण में खराबी
खराबी होने से अन्य उपकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है ना, पड़ता है, ठीक है। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वही श्रेणी क्रम में होगा तो श्रेणी क्रम में आप जैसे देखते हैं झिलमिली जो होती है, अगर वो श्रेणी क्रम में होती है तो एक अगर जलना बंद करती है तो सब क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, यानी कोई नहीं जलता है। लेकिन अगर वही समांतर क्रम में होते हैं तो एक खराब भी हो जाता है, तब भी अदर जो होते हैं वो जलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके दो लाभ हो गए। अब इसके लाभ की बातें ये करते हैं। तो लाभ हमसे पूछा गया था, लाभ हमने बताया। अब इसके बाद कह रहा है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में संपूर्ण धारा का मान बताइए। अब प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा में बतानी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से 8 ये फिगर जो दिया गया है, इसमें ये पहला प्रतिरोध हम R1 मानेंगे जो 8 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध R2 मानेंगे जो 12 ओम का है, और तीसरा प्रतिरोध 24 ओम का है। और इसमें जो प्रवाह विभवांतर जो है वो 8 वोल्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद इसमें प्रवाहित कुल धारा निकालेंगे। कुल धारा निकालने के बाद अलग अलग प्रतिरोधों में कितनी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम लोग निकालेंगे। तो चलते हैं उनको भी समझते हैं। देखिए ये चीज़ें हमने बताया है। अब इसके बाद इस पर हम साथ में फिगर को भी रखेंगे ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दें। तो सबसे पहले हम इसको 8 ओम को R1, 12 ओम को R2 और 24 ओम को R3 मानेंगे। तो R1 इक्वल टू 8 ओम, R2 इक्वल टू ये है 12 ओम, और R3 इक्वल टू ये है 24 ओम, ठीक है ना। अब चूंकि ये क्या है, ये समांतर क्रम है, क्योंकि यहाँ पर धारा अलग अलग बह रही है, और जब धारा अलग अलग बहती है तो समांतर क्रम संयोजन होता है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध R होता है, तो हम लिख सकते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम संयोजन के सूत्र आपने पढ़ा है। अगर हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो समांतर क्रम संयोजन के सूत्र, श्रेणी क्रम संयोजन के पूरे चीज़ें डिटेल में हमने समझाया है, उनको आप जरूर देख लें। तो यहाँ से चलते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 1/R1, R1 का वैल्यू 8 है, 1/R2, R2 का वैल्यू 12 है, और 1/R3 इसका वैल्यू 24 है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम होगा 24। 8 से डिवाइड करेंगे 3 चांस में, 12 से डिवाइड करेंगे 2 चांस में, 24 से डिवाइड करेंगे 1 चांस में। जब सबको ऐड करेंगे 3 और 2 5 और 1 6, 6/24 होगा। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। यानी यहाँ से आपको क्या मिला, 1/R इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पर 1/4। अब 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, R का 1 में, तो R इक्वल टू क्या मिलेगा 4 ओम, ठीक है ना। यानी पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना आया है, 4 ओम आ गया। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, अब देखिए 4 ओम आ गया, तो आपको एक चीज़ और दी गई है, यहाँ पर विभवांतर दिया गया है। तो V का मान कितना है, 8 वोल्ट, कितना है 8 वोल्ट। तो यहाँ से आप धारा निकाल सकते हैं कि पूरे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब धारा हम यहाँ रेड पेन का यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में रेड पेन का यूज नहीं करना है। तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो I इक्वल टू V/R होता है, V का वैल्यू दिया गया है 8 और R का वैल्यू कितना दिया गया है 4। तो 4 से आपको क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, यानी 2। तो यानी I का मान क्या आ गया, 2 एम्पियर, ठीक है ना। आपने क्या किया, 2 एम्पियर तो धारा निकाल लिया। अब इसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बताइए। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि सब में धारा अलग अलग होती है, तो हम सब में धारा का मान अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, 8 ओम में निकालेंगे। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, V/R1, क्योंकि आप जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, विभवांतर सेम होते हैं। तो यहाँ पर V का मान दिया गया 8 वोल्ट, तो 8, और R1 का मान 8 है। 8 से 8 कैंसिल होगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो 1 एम्पियर, ठीक है। यानी
पहले प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। दूसरे की बात कर लें I2, तो V/R2 हो जाएगा। V का मान क्या है 8 ही रहेगा, R2 का मान क्या है 12 है। तो यहाँ से 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, यानी 2/3 इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 0.20 होगा, 3 × 6 = 80, 3 × 6 = 80 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद I3 की वैल्यू निकालेंगे। I3 = क्या होगा V/R3, तो V/R3 V का वैल्यू 8 ही रहेगा, R3 का वैल्यू क्या है 24, तो 8 × 1 = 8 और 8 × 3 = 24, 1/3 और 1/3 का वैल्यू क्या होता है 0.33 एम्पियर। ठीक है ना, एम्पियर। तो इस प्रकार ये आपका फाइनल आंसर बन गया। ठीक है ना, तो जो आपका 4 नंबर का है, 4 नंबर के यहाँ जो क्वेश्चन था उसका हमने टोटली आंसर कर दिया है। प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम में उसका लाभ क्या होता है वो भी हमने आपको बताया। इसमें प्रवाहित धारा कैसे निकालते हैं, अलग अलग प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा कैसे निकालते हैं, उन सबको हमने क्या किया है यहाँ पर बताया है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये 6 नंबर के क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा गया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अर्थ समझाइए, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। आगे ये भी पूछा गया है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत मोटर क्या है, किसी विद्युत मोटर की रचना, कार्य सिद्धांत तथा कार्यविधि का मोटर के नामांकित चित्र की सचित्र वर्णन कीजिए। यानी इसमें विद्युत मोटर आपको क्या करना है, बनाना है, उसकी कार्यविधि, उसकी सारी चीज़ों को डिटेल में बतानी है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों में से किसी एक क्वेश्चन क्या है आंसर देना है आपको। तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसका भी आंसर आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। देखिए ये है प्रश्न उत्तर संख्या 24। कौन सी होगी, प्रश्न उत्तर संख्या 24 होगी। तो आप डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 24, प्रश्न उत्तर संख्या 24। ठीक है ना, प्रश्न उत्तर संख्या 24 डालने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करेंगे। देखिए इतना जगह बचा है, काफ़ी जगह बचा है ये, तो आप घबराइएगा मत। ये नहीं कि थोड़ा सा जगह बचे तब आप मत लिखिएगा, पूरा काफ़ी जगह बचा है तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, और अगर 2-3 लाइन बचा है तो आप वहाँ से छोड़ के नए पेज से अपना आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 24 डाला है। यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अर्थ समझाएंगे। सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हेडिंग डालेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इसका आंसर हम आपको बताएंगे कि जब किसी बंद कुंडली से बंद कुंडली से होकर जब किसी बंद कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं और कुंडली में प्रेरित
प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है ना। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बाद आपसे कुछ चीज़ें और पूछी गई हैं। जैसे इसमें ये पूछा गया है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। और उसके आगे ये भी पूछा गया कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, किन्हीं दो विधियों का वर्णन करेंगे। तो विधियों में हम बात कर लेते हैं। पहले की हम बात करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम विधि की बात करेंगे। तो विधि से संबंधित यानी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए दो विधियां हैं, जिसे फैराडे ने बताया है। फैराडे का प्रथम नियम जो है वो क्या है कि जब किसी बंद कुंडली से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। और ये तभी तक कार्य करती है यह तभी तक कार्य करती है जब तक फ्लक्स परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होता रहता है। ठीक है ना। ये प्रथम नियम है। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा संबंधित नियम भी हैं। तो ये प्रथम नियम हो गया। अब इसके बाद दूसरे नियम को हम समझेंगे। तो दूसरा नियम क्या है कि बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ठीक है। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। तो फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसमें आगे क्या करेंगे, माना प्रारंभिक
फ्लक्स का मान, फ्लक्स का मान, माना प्रारंभिक फ्लक्स का मान φ1 तथा डेल्टा टी समय बाद, डेल्टा टी समय बाद इसका मान, इसका मान φ2 हो जाता है, हो जाता है। ठीक है ना। डेल्टा टी समय बाद इसका मान क्या हो जाता है, φ2 हो जाता है। तो फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन क्या होगा, फ्लक्स परिवर्तन जिसे हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या होगा, φ2 माइनस φ1। ठीक है ना, φ2 माइनस φ1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, φ2 माइनस φ1, यानी यही फ्लक्स परिवर्तन है जिसे डेल्टा फाई कहा गया है। φ2 माइनस φ1, पहले इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, φ2 माइनस φ1, और इसी को कहा जाता है डेल्टा फाई, यानी φ2 माइनस φ1 को डेल्टा फाई रिप्रेजेंट किया जाएगा फ्लक्स परिवर्तन। अब फ्लक्स परिवर्तन की दर निकाल लिया जाए। फ्लक्स परिवर्तन की दर यहाँ से देखेंगे, फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर, तो क्या होगा, डेल्टा फाई जब समय से भाग दे देंगे तो उसे फ्लक्स परिवर्तन कहेंगे, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तो नियम अनुसार, इस नियम का मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर नियम दिया गया है, इस नियम अनुसार ई समानुपाती डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ई समानुपाती डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, क्योंकि यही बताया गया है कि परिवर्तन के समानुपाती होता है, परिवर्तन दर के समानुपाती होता है, अर्थात ई समानुपाती डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा के डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यहाँ पर यदि k इक्वल टू 1 हो तो k इक्वल टू क्या हो, 1 हो तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, k का मान 1 रखेंगे तो डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यदि कुंडली में चक्रों की संख्या, कुंडली में चक्रों की संख्या n हो तो कुंडली में अगर चक्रों की संख्या n हो तो तब क्या होगा, तब ये होगा E इक्वल टू, ये एक चक्कर के लिए है, E इक्वल टू n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, E इक्वल टू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। लेकिन हम फार्मूले में लिखेंगे E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। वास्तव में फार्मूला यही होता है, E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। देखिए जब फार्मूला आप लिख लेंगे तो इस तरह उसको ब्रैकेट में बना देंगे ताकि वो फोकस हो सके एग्जामिनर का कि आपने क्या किया है। तो E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, माइनस क्यों आया है, ये लेंज के नियम से होता है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्या किया कि जो विद्युत धारा के जो यहाँ पर नियम पूछे गए थे, जैसे यहाँ पर पूछा गया था ना कि उत्पन्न कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किन्हीं दो नियमों का, विधियों का उल्लेख कीजिए, तो हमने विधि बता दिया। अब इसमें पूछा गया है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। अब दाएं हाथ का नियम लिखेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर हेडिंग बनेगा दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, हाथ का नियम। देखिए दाएं हाथ का नियम क्या है, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। कि दाएं हाथ का जो नियम है वो इस प्रकार है कि यदि हम अपने दाएं हाथ को
दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे की उंगली, अंगूठे ठो रहेगा, अंगूठे की उंगली, अंगूठे की उंगली चालक पर लगने वाले बल की दिशा में हो, बल की दिशा में हो तथा उंगलियां का मतलब अन्य जो उंगलियां हैं, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताती है। ठीक है ना। तो ये आपका जाके कंप्लीट आंसर हुआ, जिसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब इसमें जो बचा है, ये जो बचा है आपका अथवा करके, विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर का क्या उपयोग है, किसी विद्युत मोटर की रचना, कार्य, सिद्धांत एवं क्रियाविधि को नामांकित चित्र सहित बताइए। तो देखिए, इसको हम बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि लंबे क्वेश्चन थे, 6 नंबर के क्वेश्चन थे, इसलिए हमने इसको पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में चीज़ों को लिख के समझा के आपको बताया है। अब विद्युत मोटर का एक हम पूरी इसकी कार्यविधि, संरचना, सारी चीज़ें हम बना के आपको क्या करेंगे, इस पर वीडियो बना देंगे, ताकि आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट मिल जाए। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम यूपी बोर्ड के अनुसार में पेपर वगैरह करा रहे हैं, उसके साथ साथ बोर्ड के पेपर जो करा रहे हैं, उन सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।